ओके, आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर जैसे हम क्लास 12 में जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता है। और आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी में देखिए या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इस चैप्टर से अगर आप प्रीवियस 5 या 6 साल का पेपर को देखेंगे आईआईटी का या नीट का, तो हमेशा आप 2 या 3 क्वेश्चन को दोनों एग्जाम में आते हुए देखेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत मेजर रोल अदा करता है फिजिक्स का इसके आगे का चीजों को समझने में, जैसे करंट, जैसे मैग्नेट, जैसे मॉडर्न फिजिक्स। जब इससे आगे हम फिजिक्स का कोई भी ब्रांच को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही मेजर रोल अदा करता है। इसे समझिए, ये 12th का पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम सीक्वेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आप बोर्ड की बात करें तो क्लास 12 के किसी भी एग्जाम बोर्ड में अगर बोर्ड की बात करें तो ये 8 मार्क्स कैरी करता है। किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, 8 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और आईआईटी और नीट के लिए तो मैंने बता दिया मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन तक चला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यानी समझिए कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करना शुरू करेंगे। रहा बात इसका, अगर इस चैप्टर का कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले क्या सीक्वेंस से देखिए क्या क्या चीज आएगा। सबसे पहले इसमें आएगा, आपको पढ़ना होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड इसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड इसमें आएगा आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें आएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गॉस लॉ। बहुत ही VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉस लॉ। आईआईटी का मैं समझिए प्राय जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ज्यादातर आईआईटी का प्रॉब्लम जो है वो गॉस लॉ पर ही बेस्ड होता है। और सबसे लास्ट में इसका पोर्शन आएगा कैपेसिटर। इसको मार्केटिंग नाम, यानी कैपेसिटर को हम कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। या आज से 15-20 साल पहले जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे तो कैपेसिटर को प्रायः कंडेंसर के नाम से जानते थे। आज भी मार्केटिंग नाम कैपेसिटर का कंडेंसर ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम क्या पढ़ेंगे? फील्ड, फिर क्या आएगा? पोटेंशियल, फिर क्या आएगा? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन गॉस लॉ, देन कैपेसिटर। ठीक है, ये 5 चैप्टर को हम 5 टॉपिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लेंगे। ठीक है, यानी टॉपिक कवर्ड ये हो गया इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक कवर्ड। ठीक है, अब प्रायः जब आप बुक को पढ़ेंगे, खासकर एनसीईआरटी वगैरह बुक को पढ़ेंगे या एससी वर्मा को फॉलो कर रहे हैं या रश्मि खेलिडे को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये 3 पहले दिखाई देगा, एक चैप्टर के अंदर दिखाई देगा, ये अलग एक चैप्टर में दिखाई देगा और ये फिर अलग चैप्टर में दिखाई देगा। ये 3 जो है ऊपर का टॉपिक, ये एक ही चैप्टर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, सबसे अच्छा इसका बुक को अगर देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा डील करता है इनके एचसी वर्मा साहब, तो खुद करते हैं, सर तो करते ही एचसी वर्मा सर का बुक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। दूसरा बुक देखेंगे आप इनका, तो रश्मि खेलिडे को जब पढ़ेंगे तो उस बुक में भी ये बहुत ही प्यारा दिया हुआ है। रश्मि खेलिडे बुक को पढ़ेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही अच्छा दिया हुआ, बहुत प्यारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जनरली अपना को लेक्चर को बेस्ड रखेंगे एनसीईआरटी और रश्मि खेलिडे पर। ठीक है, ठीक, तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातों को समझिए। चार्ज,
जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, या उससे भी पहले आ जाइए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब फिजिक्स का किस ब्रांच को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखकर ही आपको समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो डिफरेंट वर्ड मिलके बना है। इसमें दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा इसमें है स्टैटिक्स। यही दो वर्ड मिलके बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन बोलिए या एनी चार्ज, एनी चार्ज। और स्टैटिक्स का अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, एट रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो फिजिक्स का वो ब्रांच, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मीन्स उसका प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं किसी भी चार्ज का, कब, जब वो चार्ज रेस्ट में रहे, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फिर से, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, चार्ज का नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि चार्ज क्या क्रिएट कर रहा है चारों तरफ, तो समझिए फिजिक्स का वो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और शब्द मिलेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये इसके बाद वाला चैप्टर आता है। इसी को हम कहीं कहीं बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये फिजिक्स का एक दूसरा ब्रांच हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ये भी दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन या एनी चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एनी चार्ज, एनी चार्ज। और ये शब्द क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इन मोशन, इन मोशन। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जब चार्ज कैसा है, मोशन में है, दैट्स मीन्स कि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। और हम जानते हैं चार्ज जब मोशन में रहता है उसी को तो हम करंट कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक ब्रांच जो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा। एक चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, जिसमें चार्ज मोशन में रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम डिफिनेशन कैसे देंगे, इलेक्ट्रो सिंपल एकदम बेसिक से आपको उठा कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज branch of physics, it is branch of physics, branch of physics in which we study about properties of any charges, properties of charges when it is means charge is at rest. Simple definition electrostatics का, it is branch of physics in which we study about properties of charges when charges is at rest. Simple सा definition, clear, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देन अगेन अब सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें तो चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड क्या होगा, निगेटिव चार्ज। ये हो गया टाइप ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस।
पॉजिटिव एंड निगेटिव। नाउ फंडामेंटल चार्जेस। देखिए नेचर में जो चार्ज आते हैं वो चार्ज 3 अलग अलग पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं। एक को हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, दूसरे टाइप को चार्ज को प्रोटॉन कहेंगे, एक तीसरे टाइप का है उसे न्यूट्रॉन कहेंगे। बेसिकली 3 चार्जेज हैं। तो हम लिस्ट कर देते हैं नेम ऑफ चार्जेज, नेम ऑफ चार्जेज, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं हम, यहां कर देते हैं सिंबल, इसका क्या सिंबल है, कैसे डिनोट करेंगे, फिर क्या आएगा, उस पर कितने चार्ज है, चार्ज। इसके बाद क्या आएंगे, किस चार्ज के कितने मास है, क्योंकि हर चार्ज का अपना मास होता है, क्योंकि वो पार्टिकल है उस पर चार्ज भी है उस पर मास भी है, ठीक है, मास। और एक चीज आएगा इन्वेंटेड बाय, यानी किसने खोजा, इन्वेंटेड बाय, किसने खोजा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नेम ऑफ चार्जेज में आ जाइए, पहला जो है ये मैं लिस्ट ले रहा हूं फंडामेंटल चार्जेज का, फंडामेंटल चार्जेज, फंडामेंटल चार्जेज, फंडामेंटल माने बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्जेज। फंडामेंटल को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक चार्जेज, बेसिक चार्जेज, ठीक है। इसी को हम और भी नाम दे सकते हैं एलिमेंट्री चार्जेज, सबका मतलब एक ही है, एलिमेंट्री चार्जेज। या हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेज, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेज, सबका मतलब एक ही है। फंडामेंटल चार्जेज बोलिए, बेसिक चार्जेज बोलिए, एलिमेंट्री चार्ज बोलिए, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेज, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेज, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेज, सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे चाहे श्याम कहे, चाहे घनश्याम कहिए, कृष्ण कहिए, मुरारी कहिए, सब तो एक ही बातें हैं, सब उन्हीं की नाम है। तो इसी तरह से फंडामेंटल चार्जेस, बेसिक चार्जेस, एलिमेंट्री चार्जेस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल चार्जेस, सब एक ही मतलब होता है। तो नेम ऑफ चार्जेस, जो फंडामेंटल चार्जेस में पहला जो नाम आता है वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये ग्रीक लेटर इलेक्ट्रॉन से निकला था, खैर उससे हमें अभी कुछ नहीं है, हम लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो चार्ज आता है हम जानते हैं प्रोटॉन, ये सब बेसिक है, आप इसको बहुत पहले से जानते हैं। तीसरा चार्ज जो आपका है ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिंबल माइनस ई या ई, स्मॉल ई से, या तो माइनस ई, अब ई भी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं, पहले माइनस ई तब ई भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन पी लिखिए या प्लस ई लिखिए, प्रोटॉन। तीसरा न्यूट्रॉन, इसका सिंबल स्मॉल एन, तो हो गया। अब किस पर कितने चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रहना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन को माइनस नेचर में चार्ज होता है और -1.6 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होगा, प्लस में, सेम चार्ज है वैल्यू में लेकिन प्लस है, तो गौर कीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कुछ लोग बोलते हैं जीरो चार्ज, लेकिन जीरो नहीं, इसको न्यूट्रल लिखिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए लिखिए कि न्यूट्रॉन के बारे में अभी भी कुछ खास क्लियर पिक्चर बना हुआ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं हो, या ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए न्यूट्रॉन पर हम साफ साफ लिखेंगे न्यूट्रल। क्लियर। रहा बात मास, किस पर कितना मास है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास याद रखिएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर, समझ लीजिए 9.1 10⁻31 kg। अप्रोक्स आप 9 इंटू 10⁻31 kg भी लिख सकते हैं, 0.1 छोड़ भी सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान होगा। प्रोटॉन 1.6, ठीक है,
ऐसे एग्जैक्ट होता है 1.6732, 1.6732 अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, इंटू 10⁻27 kg, -27 kg, ठीक है, -27 kg। न्यूट्रॉन आइए तो ये भी करीब करीब प्रोटॉन के बराबर है, 1.6735, मतलब देखें तो यहां तक ये बराबर ही है, और ये 10⁻27 kg, 10⁻27 kg, यानी करीब करीब दोनों बराबर है, 0.002 या 3 का डिफरेंस होता है। इसलिए हम करीब करीब कभी कभी लिख देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है। प्रोटॉन सबसे लाइट है, -31 kg, इसलिए प्रोटॉन का मास सबसे कम है, उसके बाद प्रोटॉन है, इससे थोड़ा सा भारी जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसलिए हम फोर आसानी के लिए दोनों का करीब करीब मास को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इक्वल ले लेते हैं। अब किसने खोजा, इन्वेंटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन्स पर तो बहुत ने काम किया, मौजली ने काम किया है, रदरफोर्ड साहब ने खुद काम किया है, और इलेक्ट्रॉन पर रदरफोर्ड ने काम किया, मौजली ने काम किया, लेकिन जनरली इसका खोजने वाले पर नाम आता है जे थॉमसन की। इसकी भी अलग कहानी, इलेक्ट्रॉन का खोजने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, सीक्वेंस में खोजा गया, लेकिन हम जनरली आता है जे थॉमसन के नाम, जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। हो सकता है नाम ऊपर नीचे हो, कोई इशू नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए इससे अच्छी तरह से। आपको इस सब सारे चीजों में किसी ने आपके लिए वैल्यू को याद रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज को और मास को याद रखिए, बाकी सब यूं ही हो जाएगी, ठीक। ये फंडामेंटल चार्जेस का लिस्ट है, फंडामेंटल चार्जेस का ये लिस्ट था। अब जितने भी चार्ज होते हैं वो तो या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके बनते हैं या बहुत सारे प्रोटॉन मिलके बनते हैं, लेकिन सब में बेसिक यही है, फंडामेंटल है, ठीक। अब आइए ये चार्ज, ये चार्ज, चार्ज, बार बार ये शब्द आ रहा है चार्ज, ये चार्ज जिसे क्यू सिंबल है, चार्ज को हम क्यू से दिखाएंगे, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, इसको क्या नाम मेजर करेंगे, एसआई यूनिट कूलम, साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट लेटर स्मॉल करके लिखिएगा, कूलम, एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम। आप जानते हैं कि कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर उनके रिगार्ड में रखा जाता है, और पूरा नाम लिखना चाहते तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी स्मॉल, कूलम, ठीक है, एसआई यूनिट कूलम, चार्ज क्यू से डिनोट करना है, एसआई यूनिट कूलम है। अब ये आता है कि भाई ये चार्ज है क्या, तो जैसे कि मास के बारे में कुछ बोलते, मास क्या है, तुम बोलते कि मास एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। इनहेरिएंट मतलब जब नेचर में, जब पार्टिकल एग्जिस्ट किया था उसी समय मास नेचर में ही आ गया था, ठीक है। छोटे छोटे जो मास थे वो नेचर में बिल्डअप करके आए थे, ये जब बिग बैंग हुआ होगा तभी का घटना है कि मास का क्रिएशन हुआ था। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो नेचर से आता है हम उसे बोलते हैं इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। तो मास एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी टाइप से चार्ज भी क्या है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज को हम बनाते नहीं हैं, चार्ज को हम खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन नेचर में जो चार्ज जो है ये नेचर से चार्ज बनकर आया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं चार्ज इज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के अंदर चार्ज ये गॉड गिफ्टेड इनहेरिएंट नेचर से ही बनकर आया है, ठीक है। हम चार्ज को खत्म नहीं करते हैं, हम चार्ज को क्रिएट नहीं करते, बस उसके फॉर्म को हम चेंज करते हैं। जैसे 1 प्लस 1 माइनस करके न्यूट्रल बना दिए, 2 प्लस चार्ज मिला के बड़ा चार्ज बना दिए, लेकिन अलग से कोई चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर जाएगा आप इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है।
अब हम शुरू करते हैं चार्ज के बारे में। आपको कुछ और चीज़ों को पहले बता देते हैं ताकि आपको आसान रहे, और बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिस चार्ज को हम बोल रहे हैं बार बार, तो इसके कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एनी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर, चार्जेज आर स्केलर इन नेचर। चार्जेज आर स्केलर इन नेचर, स्केलर इन नेचर मतलब हम जानते हैं स्केलर इन नेचर कि चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर है। इस चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए चार्जेज स्केलर है। पहला क्लियर हो गया, बहुत बेसिक है। सेकेंड, चार्जेज आर एडेटिव इन नेचर। चार्जेज आर एडेटिव इन नेचर, एडेटिव इन नेचर, ठीक है। एडेटिव शब्द को समझ जाइएगा। एडेटिव मतलब जो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। एडेटिव मीन्स क्या हुआ, फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, रूल ऑफ अलजेब्रा मतलब जोड़ने और घटाने का, प्लस और माइनस करने का सिंपल रूल को फॉलो करता है अलजेब्रा का। मतलब आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज है 5 कूलम और दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज है -3 कूलम। बोलेंगे दोनों को ऐड कीजिए तो हम सीधा क्या लिखेंगे, Q1 + Q2, तो क्या होगा 5 - 3, यानी क्या बचा 2 कूलम। देख रहे हैं, सिंपल जोड़ घटाव का रूल को फॉलो कर रहा, इसलिए बोलते हैं कि नेचर में कैसा है, एडेटिव है। क्लियर है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं जिसमें चार्ज का साइन को हम अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। जिस क्वांटिटी में चार्ज के साइन को हम जोड़ते समय कंसीडर करते हैं साइन को, तो उसे बोलते हैं कि एडेटिव इन नेचर है। तो चार्जेस आर एडेटिव इन नेचर। क्लियर। दो प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, चार्जेस आर स्केलर, चार्जेस आर एडेटिव इन नेचर, ठीक। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज को देखिए। तीसरी खासियत क्या है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड, कंजर्वेशन को फॉलो करता है। मतलब किसी रिएक्शन से या किसी फेनोमेनन से पहले का टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जैसे हम एनर्जी के बारे में पढ़े थे, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय, ये फॉर्म को चेंज करता है। इसको हम ऐसे भी पढ़े थे कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। ऐसा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम में। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। उसी तरह से चार्जेस के साथ भी होता है, किसी भी रिएक्शन से पहले का टोटल चार्ज और उसके बाद का टोटल चार्ज, ये दोनों कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। जैसे आप देखिए, गामा एक रेडिएशन है, गामा रेडिएशन एक रे है और इस पर चार्ज हमेशा 0 रहता है। गामा रेडिएशन पर चार्ज क्या है, 0। तो ये जब भी है, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मिलने से, ठीक है। तो देखिए पहले टोटल चार्ज कितना हुआ, तो प्लस और माइनस कैंसिल करके 0 हो जाएगा, और ये भी क्या है 0। यानी किसी रिएक्शन से पहले का टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। तो चार्जेस आर कंजर्व, थर्ड पॉइंट हो गया, चार्जेस आर कंजर्व। इसका फोर्थ देखिए, चौथा प्रॉपर्टी देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट VBI। चौथा प्रॉपर्टी को देखिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्जेस आर क्वांटाइड। चार्जेस आर क्वांटाइड, क्वांटाइड, क्वांटाइड। चार्जेस क्वांटाइड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन -e इलेक्ट्रॉन +e प्रोटॉन, यानी किसी चीज पर जो टोटल चार्ज होता है
एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका हमेशा इंटीग्रल होता है। n इज एनी इंटीजर वेयर n का वैल्यू का इंटीजर मीन्स क्या होगा 0 1 2 3 4 ऐसे। आप समझिए इसको ऐसे Q इक्वल टू n इंटू ई। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जब भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल टाइम 7 टाइम 9 टाइम 20 टाइम 10 लाख टाइम ऐसा होगा। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है 1/2 इलेक्ट्रॉन हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम हाफ इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से। उसी टाइप से किसी भी चीज पर 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा होल नंबर होगा। तो जब भी कोई क्वांटिटी किसी भी वैल्यू का इंटीजरल मल्टीपल होता तो हम बोलते हैं वो क्वांटाइज कर रहा है, वो क्वांटाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, क्वांटाइजेशन शब्द को आपने एक बार और पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप इस शब्द को पहला बार तब देखे होंगे जब आपने बोर्स हाइपोथेसिस को पढ़ा होगा। बोर्स हाइपोथेसिस, बोर्स हाइपोथेसिस, बोर्स हाइपोथेसिस। बोर्स ने जब हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर को लिखा था तो कुछ एज्यूम करके चला था। उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता, थर्ड इलेक्ट्रॉन घूमता। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है ना। तो हमने पढ़ा था के सेल, एल सेल, एम सेल। लेकिन उसी समय कोई बच्चा अगर क्वेश्चन कर दे कि इलेक्ट्रॉन के में है, एल सेल में, एम सेल में, बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बोर्स ने एक एज्यूम्शन किया था, बोर्स ने कुछ बताया था, कुछ मान लिया था। तो बोर्स ने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है, द इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr, आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, लिनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम h/2π, h/2π, वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या कहलाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h का वैल्यू अपना होता है जैसे 6.6 × 10⁻34 ऐसा वैल्यू होता है प्लैंक्स का, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट और 2π से डिवाइड करें तो कुछ तो वैल्यू निकलेगा। सपोज कीजिए ये कुछ भी निकला, मान लीजिए ये वैल्यू राम या सीता कुछ भी निकला, मान लीजिए वैल्यू राम निकला, ये पूरा सॉल्व करके, तो उसका 1 टाइम्स, इस वैल्यू का 1 टाइम्स, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा उसी को उसने के माना था। इसका सेकेंड टाइम तो ये एल माना, थर्ड टाइम एम माना। ठीक है ना, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम निकला, के का 1, एल का 2 लगा दिए, एन 3 लगा दिए। तो हम एक चीज क्या गौर फरमा रहे हैं कि बोर्स हाइपोथेसिस ने ये बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी n = 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ये बोर्स ने बताया था कि मैंने जो स्ट्रक्चर दिया उसमें ये मान के चला है कि इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे जो h/2π का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। n कभी ऐसा नहीं होगा, mvr कभी ऐसा नहीं होगा कि 3/2 h/2π, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बीच में नहीं है। समझ गए ना? h यहाँ है, दूसरा बार यहाँ है, तीसरा बार यहाँ, ये फ्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी n इंटीजर है, इसलिए इसको भी क्वांटाइजेशन बोलेंगे। तो किसका क्वांटाइजेशन है? तो एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को याद होगा किससे हम दिखाते हैं? एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से दिखाते हैं, L = NH/2π। यहाँ भी क्वांटाइजेशन केमिस्ट्री में पहला आप 11 में पढ़ चुके, और यहाँ क्वांटाइजेशन चार्ज का पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही n है, ये खास वैल्यू का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
समझ गए। एन यहाँ कभी भी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं, फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। क्लियर है। इसको एक्सप्लेनेशन के बेसिस से मैंने किया कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, चार्जेस आर क्वांटाइज, Q इक्वल टू N इंटू E, ये भी प्रॉपर्टी है चार्ज का। ठीक, देखिए एक चीज और यहाँ समझिए, अभी कुछ क्या हुआ फिजिक्स में, कुछ ऐसे चार्ज को खोजा गया है जो इलेक्ट्रॉन का भी फ्रैक्शन है, जैसे E/3, 2E/3, ऐसा ऐसा चार्ज भी खोजा गया। देख रहे फ्रैक्शन भी, E1/3, 2/3, ऐसा चार्ज आ गया। लेकिन ये चार्ज अभी पूरी तरह से नेचर में स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल इसलिए नहीं होता कि E/3 और 2E/3 अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन फिर लंप करके एक होकर E बन जाता है, इसलिए स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम इस चार्ज को भी कंसीडर नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का 1 टाइम 2 टाइम्स होता है, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो बनता भी है तो इतना शॉर्ट टाइम के लिए बनता है कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। हालांकि इसको साइंटिस्ट ने ऐसे चार्जों को एक नाम दे दिया है, इसे बोला जाता है क्वार्क, क्वार्क चार्ज, क्वार्क, ये क्वार्क है, लेकिन हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत माइन्यूट समय के लिए करेगा, फिर लंप कर जाएगा, फिर लंप करके एक बन जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये पॉसिबल अभी नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसे, ठीक है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उस पर 5 कूलम का चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको देखना होगा कि Q इक्वल टू 5 कूलम, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो बोलेगा किसी चीज पर चार्ज 5 कूलम पॉसिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू N इंटू E। उस फार्मूला से Q के जगह पर कितना गिवन है भैया, 5 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, N कितना हो गया भाई, तो 5/1.6 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा, 5/16 और 10⁻⁹, ये नीचे प्लस ऊपर प्लस, ये क्या नीचे ऊपर प्लस हो गया, ये 1.6 है अभी। ठीक है, इसको और सॉल्व करके देखिए तो क्या होगा, 50/16 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तो 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 इंटू 10⁻⁹, ऐसा। तो आप बोलेंगे कि भैया तो फ्रैक्शन है, 3.2 है 10⁻⁹, लेकिन नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा आप और दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि 3.2 है ना, तो Q इक्वल टू 3.2 है तो 32/10 कर सकते हैं, और 10⁻⁹, और ये 10 से ये कैंसिल होगा तो ये क्या होगा, 10⁻18, यानी Q कितना हो गया, 32 इंटू 10⁻18, ये क्या हो गया मेरा N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे होल नंबर है, 32 इंटू 10⁻18, ये एक पूरा नंबर है, बड़ा सा नंबर है लेकिन प्योर नंबर है, होल नंबर है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। क्लियर है। कभी कंफ्यूज करके या छोड़ मत दीजिएगा कि 10⁻90 3.2 ये सर कैसे पॉसिबल है, ये तो फ्रैक्शन है, नहीं फ्रैक्शन है, 10 हटा के देखिए होल नंबर में चला जाएगा। क्लियर है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगर यहां फ्रैक्शन निकलता तो बोलते कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये होल नंबर निकल रहा है इसलिए पॉसिबल है। ठीक, सोचिए, देखिए, थिंक केयरफुली, आराम से देखिए। तो चार्जेस आर क्वांटाइज, ये चार्ज का चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा देखिए, सब चार्ज का प्रॉपर्टी ही लिख रहे हैं, पांचवा प्रॉपर्टी को देखिए। पांचवा है चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। अब इस शब्द का क्या मतलब है कि चार्ज की ये भी खासियत है, तो इसको समझ, इनवेरिएंट समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मैं इनवेरिएंट क्लियर कर देते। इनवेरिएंट का मतलब होता डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड
अपॉन वेलोसिटी, माने ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसे बोलते हैं वो नेचर में इनवेरिएंट है। जैसे देखिए टाइम, जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 10 बज रहा है और घड़ी एक जगह पर टंगी हुई है, कहीं रुका हुआ है, तो कोई आदमी इस घड़ी को लेकर तेज दौड़ना शुरू कर देगा। मान लीजिए 10 बज रहा, घड़ी को लिया तेज दौड़ना शुरू कर दिया, तो 10 से 11 थोड़ी बजेगा, वो तो 10 का 10 ही रहेगा, चाहे आप रुका हुआ रहे चाहे घड़ी को लेकर दौड़िए। मीन्स टाइम को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बोल सकते हैं टाइम नेचर में कैसा है, इनवेरिएंट। ठीक वैसा ही चार्ज भी क्या होता है, चार्ज का जो है नेचर में इनवेरिएंट होता है। कहने का मतलब एक चार्ज स्टेबल है तो भी उसका वही वैल्यू है, और चार्ज अगर मोशन में भी है तो भी चार्ज का वही वैल्यू है। चार्ज का वैल्यू मोशन से चेंज नहीं होता, इसलिए बोलते कि नेचर में कैसा है, इनवेरिएंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो स्टेट ऑफ मोशन कैसा, रेस्ट में है या मोशन में, उसे चार्ज को कोई लेना देना नहीं, उसका वैल्यू वही रह जाएगा। ठीक, क्लियर। चार्जर आर इनवेरिएंट इन नेचर। इस तरह से चार्ज के और बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, चार्ज के बारे में बहुत सारे हम स्टडी कर सकते हैं कि चार्जेस हमेशा पेयर में फॉर्म होता है। पेयर में फॉर्म होने का मतलब क्या, कि जब एक चार्ज है तो वो प्लस में भी आएगा तो वो माइनस में भी आएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टी, समय के साथ आप धीरे धीरे सारा चीज को समझ जाइएगा।